बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है F3 से रिलेटेड आज का वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है तो वो कंपनी जो शेयर्स परचेज कर रही है कुछ सिचुएशंस में उसके लिए जरूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करे, इकट्ठा करे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी पी है, वो एक कंपनी एस के 60% शेयर्स परचेज करती है। तो अब पी जो है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएगी और एक वो ये काम करेगी कि अपनी इनकम स्टेटमेंट और सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और सब्सिडरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंसोलिडेट भी करेगी। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। अब ये ग्रुप बेसिकली क्या है? जो दो कंपनीज हैं उनको मिला के हम क्या कह रहे हैं? ग्रुप। और उन दोनों की जो इकट्ठी स्टेटमेंट्स होंगी, ग्रुप ऑफ एंटिटीज प्रेजेंटेड एज दोज ऑफ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, कि हम इन दोनों को एक एंटिटी कंसीडर करेंगे और इन दोनों की एक कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और एक कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ग्रुप बेसिकली क्या है? इसमें अब दो कंपनीज हैं, पेरेंट और सब्सिडरी। तो पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज, इनको मिला के हम क्या कह रहे हैं? ग्रुप। अब सब्सिडरी क्या है? एन एंटिटी विच इज कंट्रोल्ड बाय अनदर एंटिटी। अब कंट्रोल को हम आगे देखते हैं मजीद डिटेल में। यहां पे पेरेंट यानी कि पी कंपनी ने एस कंपनी के 60% शेयर्स परचेज कर लिए, तो पी कंपनी के पास एस कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो एस कंपनी को हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी। और जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है? एन एंटिटी विच हैज वन और मोर सब्सिडरीज। तो बेसिकली कंट्रोल जो है वो कौन कर रहा है? पेरेंट। तो जिस भी कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरीज होंगी, यानी कि वो एक से ज्यादा कंपनीज को, एक या एक से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल कर रही होगी, उस कंपनी को हम पेरेंट कंपनी कहेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे डिटरमिन होगा कि पी कंपनी जो है वो एस कंपनी को कंट्रोल कर रही है? कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। अब पी ने जब एस के शेयर्स परचेज किए तो पी ने इन्वेस्टमेंट की किस में? एस कंपनी में। तो इन्वेस्टी यहां पे कौन हो गया? एस। तो कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी यानी कि पेरेंट एस को कैसे कंट्रोल करेगा? अराइजेज व्हेन एन इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर यहां पे कौन है? पी। और इन्वेस्टी कौन है? एस। इज एक्सपोज्ड और हैज राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। अब पेरेंट ने जब 60% शेयर्स सब्सिडरी के परचेज कर लिए, पेरेंट और सब्सिडरी की रिलेशनशिप जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है? कंट्रोल की वजह से। तो पेरेंट पी जो है वो इन्वॉल्व हो गई किसकी? पॉलिसीज में? एस की। और उसको एक वेरिएबल रिटर्न मिलेगा। वेरिएबल रिटर्न का मतलब क्या है? अगर 60% शेयर है तो अगर सब्सिडरी को 10,000 प्रॉफिट होगा तो उसमें से 60% यानी कि 6,000 किसका है? पेरेंट का। अगर सब्सिडरी को 20,000 प्रॉफिट होगा तो उसमें से 60% यानी कि 12,000 किसका है? पेरेंट का। तो इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो एक तो चीज ये है कि पेरेंट के पास राइट आ गया है वेरिएबल रिटर्न्स के ऊपर थ्रू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने 60% शेयर्स परचेज कर लिए, एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी। अब असल में जो टर्म है वो है पावर। अब उसमें सिंपलेस्ट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेगी
मोर देन 50%, तो ऑटोमेटिकली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस उस कंपनी के पास पावर आ जाएगी उस दूसरी कंपनी को इन्फ्लुएंस करने की। लेकिन पावर जो है वो लाजमी नहीं है कि शेयर होल्डिंग की वजह से आए, देयर आर अदर रीजंस एज वेल। तो होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स, अगर कंपनी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो वो पेरेंट है और उसके पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। तो ये तो एक बिल्कुल स्ट्रेट क्राइटेरिया है। लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकती हैं, कंट्रोलिंग अपॉइंटमेंट्स टू एंड रिमूवल्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और उनको रिमूव करने का कंट्रोल भी पी के पास है तो तब भी पी पेरेंट है क्योंकि उसके पास पावर है। हैविंग द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू कास्ट एट बोर्ड मीटिंग, पेरेंट के जो डायरेक्टर्स हैं वो सब्सिडरी के भी डायरेक्टर्स हैं। अब अगर सब्सिडरी के 7 डायरेक्टर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट के भी डायरेक्टर्स हैं। तो मेजॉरिटी वोट्स जो हैं वो किसके पास हैं? पेरेंट के पास। तो बोर्ड मीटिंग में जो भी फैसला होगा उसको इन्फ्लुएंस कौन करेगा? पी। तो तब भी उसके पास पावर है। A legal right to govern financial and operating policies, पेरेंट ने 25% शेयर्स परचेज किए पी कंपनी ने एस कंपनी के, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स तो उसके पास कंट्रोल नहीं आया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से उसके पास लीगल राइट आ गया कि जितनी भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसीज हैं सब्सिडरी की वो कौन बनाएगा? पी। तो तब भी पी के पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की। तो एक बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया जो है वो तो ये है कि 50% से ज्यादा शेयर्स हैं तो पावर टू इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर 50% से कम शेयर्स हैं तो देयर आर 3 अदर क्राइटेरियाज। इस पे थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है कि कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी वोट्स इन द बोर्ड मीटिंग्स और लीगल राइट मिल जाए टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। अब जो रूटीन में F3 में क्वेश्चन आएगा ये तो थ्योरेटिकल लेवल पे पूछ लेगा वो, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें यही होगा कि पेरेंट जो है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? स्ट्रेट अवे कि उसके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं। तो कोई भी कंपनी है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड ने अगर वाई लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो एक्स लिमिटेड कौन है? पेरेंट। और वाई लिमिटेड कौन है? सब्सिडरी। अब मोर देन 50% है तो अगर 60% शेयर्स एक्स लिमिटेड ने परचेज किए हुए तो 40% जो शेयर्स हैं वो क्या है? द इक्विटी इन अ सब्सिडरी विच इज नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पेरेंट। तो पेरेंट के पास 60% शेयर्स हैं तो उसको जो प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा? 60%। 40% जो है वो पेरेंट को एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो 40% को हम क्या कहेंगे? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो पेरेंट का क्राइटेरिया ही क्या था कि पेरेंट सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। तो ये जो 40% शेयर होल्डर्स हैं ये पेरेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। वो लोग जो शेयर्स तो होल्ड कर रहे हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो है कि 40% प्रॉफिट में से उन्होंने लेना है। आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा जो चीज है वो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब एक क्या हुआ? कंट्रोल। अगर कंट्रोल है, पावर का क्राइटेरिया पूरा है तो रिलेशनशिप क्या है? पेरेंट प्लस सब्सिडरी। तो इस केस में आपने क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कंसोलिडेशन का जो पूरा टॉपिक है
वो इस पे बेस कर रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के शेयर्स तो परचेज करती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, एन इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी विच डज नॉट गिव कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है अगर लेस देन 20% है तो इन दैट केस हम इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं, जो कि F3 के सिलेबस में शामिल नहीं है। तो F3 के जो सिलेबस में है, एक तो कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन है कि अगर कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के केस में जो रिलेशनशिप बन जाती है वो एसोसिएट की है। यानी कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है बी लिमिटेड पे, तो इन दैट केस बी लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। अगर उसका कंट्रोल है तो बी लिमिटेड इज सब्सिडरी, और अगर कंट्रोल नहीं है बल्कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर क्या है? एसोसिएट। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है तो फिर वो क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे सब्सिडरी का रिलेशनशिप और एसोसिएट का रिलेशनशिप। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल इज अचीव्ड व्हेन एन एंटिटी हैज पावर ओवर अनदर एंटिटी। अब पावर कैसे आ रही थी? पीछे हमने 4 क्राइटेरियाज देखे, उसमें बिल्कुल सिंपल जो था वो शेयर होल्डिंग था। अगर पावर है तो फिर कंट्रोल है, और अगर कंट्रोल है तो सब्सिडरी है। द पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन विदाउट कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट, इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब वो पार्टिसिपेट तो कर सकती है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में, लेकिन विदाउट कंट्रोल, उसके पास कंट्रोल नहीं है, वो उनको चेंज नहीं करवा सकती। तो इन दैट केस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। The distinction between control and significant influence is important in determining how to account for an investment in another entity. क्यों? या तो हम उसको सब्सिडरी कहेंगे या हम उसको एसोसिएट कहेंगे। अगर सब्सिडरी है तो फिर हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है, अगर वो एसोसिएट है तो फिर हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं बनानी। Significant influence gave rise to an associate undertaking. तो अभी हमने बात क्या की कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन विदाउट कंट्रोल। इन दैट केस एसोसिएट है कंपनी, तो उसको हम एसोसिएट के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके कि दोनों कंपनीज की हम कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, पेरेंट प्लस सब्सिडरी, जिसको हम ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं। अ कंपनी विच हैज अ सब्सिडरी एट एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड must prepare consolidated financial statement in addition to its separate financial statements. अगर हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट नहीं बनेगी। कंसोलिडेट तभी होंगी जब सेपरेट बनेगी। तो पेरेंट अपनी इनकम स्टेटमेंट अलग से भी बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएगी, सब्सिडरी अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बनाएगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाएगी, लेकिन हमने उन दोनों को कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है। In accordance with IFRS 10, in practice, a parent will usually prepare and publish its own statement of financial position with relevant notes and consolidated version of its statement of financial position, statement of comprehensive income and statement of cash flows, all with relevant notes. तो हमने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी F3 के सिलेबस में नहीं बनानी। अब सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी नहीं है। Some subsidiaries are not consolidated. This occurs when control of subsidiary is only of temporary nature
and the parent is actively looking to sell the subsidiary। तो ये भी थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ जाएगा कि अगर एक पेरेंट ने एक कंपनी में 60% 70% शेयर्स तो परचेज किए हुए हैं लेकिन वो कंट्रोल टेम्पररी है, तो इन दैट केस कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है। This exception does not apply to subsidiaries acquired years ago, only to those acquired where management has in the intention of an immediate resale। अगर एक लॉन्ग टर्म से आपने सब्सिडरी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो फिर आपने कंसोलिडेशन करनी ही करनी है। सिर्फ उन सब्सिडरीज पे की कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है जो आपने इसी साल परचेज किए हैं और मकसद ही जो है वो शेयर्स को रीसेल करना है ताकि कुछ प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है, इस पे इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक कंपनी के पास 60% शेयर्स हैं, 70% शेयर्स हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो लाजमी नहीं है कि आपको बताया गया हो स्ट्रेट अवे कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 60% या 70% शेयर्स हैं। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर, कि आपके पास शेयर है कितना। तो दो बेसिस जहां पे गिवन नहीं होगा आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी के शेयर्स हैं 1 लाख, ये वैल्यू नहीं है उनकी, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है 1 लाख, और पेरेंट ने उसमें से 60,000 शेयर्स परचेज किए हुए हैं। तो 1 लाख का में से 60,000 कितने हैं 60%। अब न्यूमेरिकली जब हम एमसीक्यूज देख रहे होंगे तो वहां पे इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि हमने जो शेयर की डिटर्मिनेशन है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कैसे करनी है। पहला पॉइंट ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड। अगर नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन नहीं है, आपको ये तो पता है जी कि पेरेंट के पास 60,000 शेयर्स हैं, लेकिन सब्सिडरी का टोटल इशूड शेयर कैपिटल है कितना था वो हमें पता ही नहीं है। फिर हमारी बेस क्या होगी ऑन बेसिस ऑफ डिविडेंड, कि सब्सिडरी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 18,000 है, जबकि उसमें से जो पेरेंट है उसकी बुक्स में जो शो हो रहा है डिविडेंड वो 12,000 है। तो इसका मतलब क्या है 67% शेयर्स जो हैं वो पेरेंट के पास हैं। अगेन कैलकुलेशंस जो है वो हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि देयर आर 2 बेसिस जिस पे हम शेयर को डिटरमिन करना पड़ सकता है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 को अगर हम कंक्लूड करें तो हमने कहा था कि कंसोलिडेशन जो है वो 2 केसेस, एक केस में लाजमी है जब पावर हो। अब पावर के हमने 4 क्राइटेरियाज पढ़े थे कि या तो 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए, या डायरेक्टर्स को रिमूव करने अपॉइंट करने की पावर हो, या बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस करने की पावर हो, या लीगल राइट हो ऑपरेशनल या फाइनेंशियल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की। दूसरा ऑप्शन ये था कि पावर नहीं है अगर तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर होगा तो इन दैट केस जो है वो कंपनी जिसके शेयर्स एक दूसरी कंपनी ने होल्ड किए हैं तो सेकंड कंपनी एसोसिएट है। इन दैट केस हमने कंसोलिडेशन में कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि अगर हमने शेयर डिटरमिन करना है तो उसकी बेसिस क्या है। तो एक था नंबर ऑफ, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे, या
डिविडेंड की बेस पे कि पेरेंट की बुक्स में डिविडेंड कितना शो हो रहा है फ्रॉम सब्सिडरी, और सब्सिडरी ने टोटल डिविडेंड अनाउंस कितना किया था। अब स्टेप 1 में हमने क्या किया, शेयर की डिटर्मिनेशन की। अब जब हम स्टेप 2 पे जाएंगे तो स्टेप 2 बेसिकली क्या है, नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं सब्सिडरी के। किसके? सब्सिडरी के। अब नेट एसेट्स बेसिकली क्या हैं? ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो जो आंसर आता है वो क्या है, इक्विटी। तो कंपनी अकाउंट में हमने पढ़ा कि इक्विटी जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है और रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये सारे जो हैं वो इक्विटी के कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते तो हमारे पास नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाती, लेकिन हमारे लिए आसान तरीकाकार क्या है कि हम इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी हमने कैलकुलेट करने हैं। अब जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका मकसद क्या है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं वो एट एक्विजिशन डेट, जिस डेट को हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया। तो सर हम देखेंगे शेयर कैपिटल उसका उस डेट को कितना था एट एक्विजिशन, उसका शेयर प्रीमियम कितना था और उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना था। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो दो तरह का होगा, एट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। एट एक्विजिशन का मतलब है एक्विजिशन के टाइम पे हो सकता है कि सब्सिडरी के कुछ एसेट्स जो हैं उनकी जो कैरिंग वैल्यू है उनसे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। एसेट रीवैल्यू कब होता है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू है। अब ऑलरेडी कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस है जो सब्सिडरी की बुक्स में शो हो रहा होगा, उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन हो सकता है कि कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस वो आपको क्वेश्चन में बताए कि फलां एसेट जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। ये डिसाइड हुआ किस डेट को, जिस डेट को पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया। तो अनइनकॉर्पोरेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और किसके, ऑफ सब्सिडरी। तो हम क्या ले रहे हैं, शेयर कैपिटल ले रहे हैं एट एक्विजिशन, शेयर प्रीमियम ले रहे हैं एट एक्विजिशन और रीवैल्यूएशन सरप्लस देख रहे हैं एट एक्विजिशन। तो उसमें जो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है वो भी ले लेंगे, जो अनइनकॉर्पोरेटेड था वो भी ले लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज होगी। पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन के जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया तो उसके बाद जो रीवैल्यूएशन हुई है वो क्या है, पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन। वो हमने एट एक्विजिशन नहीं लेना, यहां पे अगर आप देखें तो हमने कोई वैल्यू नहीं ली। और चौथी चीज हमने जो देखनी है वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन। अब ये टोटल 5 वैल्यूज हो गई, शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन, शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो इनकॉर्पोरेटेड था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या अनइनकॉर्पोरेटेड था एट एक्विजिशन, और रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन। इन चारों वैल्यूज को ऐड किया तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी आ गई हमारे पास एट एक्विजिशन डेट, जिस डेट को पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया। दूसरी जो कैलकुलेशन आपने स्टेप 2 में करनी है वो है एट रिपोर्टिंग डेट, जो नेट एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू।
अब रिपोर्टिंग डेट पे हमने जो शेयर कैपिटल है वो वही होगा जो एट एक्विजिशन है, इसमें चेंज 0 होगी। F3 के सिलेबस में शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगी। जिस डेट को हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया जो शेयर कैपिटल था वही रिपोर्टिंग डेट पे भी शेयर कैपिटल होगा। अब रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट क्या है? फॉर एग्जांपल एक सब्सिडरी को हमने एक्वायर किया 1 जनवरी 2006 को, और अभी जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये है 31 दिसंबर 2009। तो एक्विजिशन डेट क्या थी? 1 जनवरी 2006। रिपोर्टिंग डेट वो डेट है जिस पे हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। तो एट रिपोर्टिंग डेट जो शेयर प्रीमियम है वो भी वही होगा जो एट एक्विजिशन है। इन दोनों वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगी, ये बात सिंपल आप याद रख लें। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस जो इनकॉर्पोरेशन पे था वही रिपोर्टिंग पे भी होगा। एट एक्विजिशन था जो इनकॉर्पोरेटेड था वही एट रिपोर्टिंग, इसमें भी कोई चेंज नहीं आई। अनइनकॉर्पोरेटेड भी जो था वो हमने इधर भी वही वैल्यू ले लेनी है और यहां पे भी वही वैल्यू ले लेनी है। अगेन चेंज कितनी है? 0। अब चेंज किस में आ रही है? चेंज आ रही है एक तो पोस्ट एक्विजिशन अगर रिवैल्यूएशन हो, बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चन आता है लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वो एसेट्स हैं जो रिवैल्यू तो हुए, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कैरिंग वैल्यू से बढ़ गई, लेकिन कब बढ़ी? 1 जनवरी 2006 के बाद। वो 1 जनवरी 2007 भी हो सकता है, वो 1 जनवरी 2008 भी हो सकता है। तो पोस्ट एक्विजिशन जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है अगर वो नॉर्मली F3 के लेवल पे अगर देगा तो वो लैंड का होगा, कि डेप्रिसिएशन नहीं होगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट जो हमने IAS 16 में पढ़ा है वो भी यहाँ पे चेक नहीं होगा। तो अब चूंकि ये बाद में हुआ है तो एट एक्विजिशन जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो 0 था। वो एसेट्स उस वक्त रिवैल्यू नहीं हुए थे, वो एसेट्स रिवैल्यू हुए एक्विजिशन के बाद। तो पोस्ट एक्विजिशन को यहाँ पे 0 वैल्यू है और वो कहता है कि एक एसेट बाद में रीवैल्यू हो गया 10,000 से, तो चेंज कितनी आई? 10,000। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग हमने ले ली। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो एट एक्विजिशन थी सपोज 12,000, यानी कि 1 जनवरी 2006 को वो कितनी थी? 12,000। 1 जनवरी 2006 के बाद उनमें वैसी बात है कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन कर लिया। तो सपोज 31 दिसंबर 2009 को जो रिटेन्ड अर्निंग है वो कितनी है? 18,000। तो चेंज कितनी आई? 6,000। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट सब्सिडरी को गुड्स सेल कर देती है या सब्सिडरी पेरेंट को गुड्स सेल कर देती है। तो हमने स्टार्ट में ये डिस्कशन की कि पेरेंट और सब्सिडरी को जब हम उनकी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उनको एक एंटिटी कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन हम कंसीडर ही नहीं करते अनलेस वो आइटम्स, वो गुड्स जो पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की, सब्सिडरी ने आगे फिर थर्ड पार्टीज को, अपने कस्टमर्स को सेल कर दी, या सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल की और पेरेंट ने आगे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेल कर दी। अब जो कंपनी का जो सब्सिडरी का, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन किसकी हो रही है? सब्सिडरी की। तो जो सब्सिडरी की 18,000 की रिटेन्ड अर्निंग है उसमें से हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट वो वाला हो जो सब्सिडरी ने गुड्स सेल की पेरेंट को उन पे कमाया हो। अब अगर पेरेंट ने वो आगे अभी तक अपने कस्टमर को नहीं बेची तो ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इस इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर ही नहीं करते। वो गुड्स फॉर एग्जांपल सब्सिडरी ने 6,000 रुपए की चीजें पेरेंट को 7,000 रुपए की बेच दी, तो 1,000 का जो प्रॉफिट है वो क्या है?
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो कहां पे शो हो रहा है? सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में, क्योंकि चीजें बेची किसने है? सब्सिडरी ने। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इफ सब्सिडरी इज सेलर, अगर पेरेंट सेलर है तो वो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी है, ये हम सब्सिडरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, जो इस 18,000 में शामिल है, वो यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इस केस में वो 1000 है, तो यहां से 1000 माइनस हो गया और यहां से भी 1000 माइनस हो गया। तो अब सम अप करें अगर हम इसको, तो जो रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी की थी, जिस डेट को हमने एक्वायर किया था, वो थी 12,000। अब जिस डेट को हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2009 को, उस डेट को वो रिटेन्ड अर्निंग है 18,000। तो जो चेंज आई है वो कितनी आई है? 6,000 की। अब पेरेंट का जो शेयर है वो इसी 6,000 में से है, लेकिन इस 6,000 में कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो कि अनरियलाइज्ड है, क्योंकि सब्सिडरी ने 6,000 रुपए के जो आइटम थे वो पेरेंट को बेचे 7,000 के। तो सब्सिडरी ने अपनी जो बुक्स हैं, सेपरेट जो उसकी इनकम स्टेटमेंट है, उसमें ये 1000 का प्रॉफिट ले लिया, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। तो अब रिटेन्ड अर्निंग में जो नेट चेंज आई वो कितनी आई? 5,000। और रीवैल्यूएशन सरप्लस में जो चेंज आई वो कितनी आई? 1000। तो बात बिल्कुल आसान सी हो गई कि ना तो शेयर कैपिटल में कोई चेंज आएगी, ना शेयर प्रीमियम में चेंज आएगी, ना वो एसेट जो रीवैल्यू हुए हैं एट एक्विजिशन उनमें कोई चेंज आएगी, चाहे वो रीवैल्यूएशन सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड था या अनइनकॉर्पोरेटेड था। सिर्फ दो चीजों में चेंज आ रही है, वो एसेट्स जो कि रीवैल्यू हो रहे हैं आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर कंपनी के बाद, या चेंज आ रही है रिटेन्ड अर्निंग में। तो टोटल वैल्यूज ये कितनी बनी? 3। एक जो रीवैल्यूएशन हुई है एक्विजिशन के बाद वो 1000 की, और रिटेन्ड अर्निंग में नेट चेंज कितनी आई? 5000 की। अब पेरेंट का जो शेयर है वो इस 1000 में है या 5000 में है? अगर पेरेंट ने सपोज 60% शेयर एक्वायर किए हैं, तो 1000 में उसका शेयर कितना है? 600। और अगर उसने 5000 की रिटेन्ड अर्निंग में शेयर कैलकुलेट करना है, तो वो कितना है? 60% ऑफ 5000 3000। तो ये बात कैलकुलेशन बजाय या टेबल जो है वो बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअली जो चेंज आएगी वो सिर्फ दो चीजों में, और उसमें भी मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस में पोस्ट एक्विजिशन का आइटम डिस्कस कर लिया। बहुत रेयर केसेस में इस पे क्वेश्चन आएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को हम एक बार फिर सम अप कर लेते हैं। अगर पावर है कंट्रोल करने की, तो फिर हमने क्या करना है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है। इन दैट केस पेरेंट और सब्सिडरी की रिलेशनशिप बनेगी। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर एसोसिएट का स्टेटस है और उसको कैसे डील करना है वो हम आगे देखेंगे। फिर हमने लेक्चर 2 में जो चीज देखी थी वो ये थी कि हमने फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं सब्सिडरी के। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, जिस डेट को हमने एक्वायर किया, और एट रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या ले रहे थे हम? एक शेयर कैपिटल ले रहे थे जो एट एक्विजिशन है वही रिपोर्टिंग पे होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। शेयर प्रीमियम जो एट एक्विजिशन है वही रिपोर्टिंग पे होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगी? अगर तो एक्विजिशन के बाद कोई एसेट सब्सिडरी का रीवैल्यू हुआ है या रिटेन्ड अर्निंग में।
और रिटेन्ड अर्निंग में भी जो रिपोर्टिंग डेट की रिटेन्ड अर्निंग थी उसमें से हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना है उस सूरत में जब सब्सिडरी सेलर हो। तो हमने एक एग्जांपल सिंपल सी ली थी कि जो पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन हो रही है तो इनकॉर्पोरेशन की डेट पे एक्विजिशन की डेट पे तो 0 है, बाद में एक एसेट रीवैल्यू हो गया 1000 से तो चेंज कितनी आई 1000। एक्विजिशन की डेट पे रिटेन्ड अर्निंग थी 12000, रिपोर्टिंग की डेट पे वो कितनी थी 18000 तो चेंज कितनी आ गई 6000। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सिर्फ उसी सूरत में यहां पे आएगा जब सब्सिडरी सेलर होगी और वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है सपोज 1000 तो 1000 यहां से माइनस हो जाएगा। अब रिटेन्ड अर्निंग में नेट चेंज कितनी आ गई 5000। अब ये कैलकुलेशन हमने क्यों की है, यही हमने आगे यूज भी करनी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर पेरेंट ने 60% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं तो इसमें पेरेंट का शेयर कितना है 600 और 5000 में पेरेंट का शेयर कितना है 60% यानी कि 3000। तो ये तो पहले 2 लेक्चर्स जो हैं वो सम अप हो गए। आगे हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब जब पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो पेरेंट ने पेमेंट की सब्सिडरी को। अब सब्सिडरी को यहां पे एक चीज आगे है वो आपका F7 में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में चेक होता है। बेसिकली कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पेरेंट एक्चुअली शेयर्स सब्सिडरी से नहीं खरीद रही, शेयर होल्डर्स से खरीद रही है। तो वो शेयर होल्डर्स को एक पेमेंट करेगी कंसीडरेशन, उस पेमेंट को हम क्या कह रहे हैं कंसीडरेशन। अब वो कंसीडरेशन कैसे पे होगी ये बात अभी से याद रखना जरूरी है। एक तो वो उसको कैश दे सकती है उसके शेयर होल्डर्स को, दूसरा पेरेंट ये कर सकती है कि पेरेंट अपने शेयर उन शेयर होल्डर्स को दे दे। तो कंसीडरेशन की जो टोटल वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, कैश पेड प्लस पेरेंट्स शेयर्स इशूड टू सब्सिडरीज शेयर होल्डर, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी कंसीडरेशन की। लेकिन ये वो अमाउंट है जो पेरेंट ने पे की है। तो अगर पेरेंट ने 60% शेयर्स एक्वायर किए हैं तो जो कंसीडरेशन पे की जाएगी वो सिर्फ कितनी होगी जो उसका अपना शेयर है। लेकिन हम अगर कंपनी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो 40% शेयर्स होल्डर्स हैं उनको हमने क्या कहा था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उनकी भी एक फेयर मार्केट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख पेमेंट की, जो वो कैसे आई कैश प्लस पेरेंट्स शेयर्स जो उसने इशू किए उनकी वैल्यू, और वो भी कौन सी वैल्यू लेनी है फेयर मार्केट वैल्यू। और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 है। तो हम दोनों को ऐड करें तो कंपनी की ओवरऑल जो फेयर मार्केट वैल्यू आई वो कितनी आई 1,40,000। अब हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन स्टेप 2 में कैलकुलेट किए थे, वो वैल्यू कौन सी थी, ये वाली वैल्यू। वो नेट एसेट एट एक्विजिशन अगर हम देखें तो उसमें गुडविल शामिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई भी जो कंपनी है उसकी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा इसको, इंटरनली जनरेटेड गुडविल को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, अपनी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं कर सकती। लेकिन जब पेरेंट पेमेंट करेगी सब्सिडरी को तो जो कंसीडरेशन पे करेगी उसमें गुडविल शामिल है। जो हमने एनसीआई लिया वो भी किस पे लिया फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो इसमें भी गुडविल शामिल है। तो जो कंपनी की टोटल वैल्यू आई 1,40,000 ये विद गुडविल आई। लेकिन जो नेट एसेट हमने एट एक्विजिशन कैलकुलेट किए हैं उसमें हमने सिर्फ रीवैल्यूएशन को एडजस्ट किया था,
गुडविल को हम एडजस्ट नहीं करते। अगर नेट एसेट्स 1,20,000 के थे जबकि टोटल कंपनी की वैल्यू इंक्लूडिंग गुडविल 1,40,000 की थी, तो इसका मतलब है गुडविल कितने की है? 20,000 की। अब ये गुडविल जो आई है ये कंपनी की है, टोटल गुडविल, यानी कि इसमें पेरेंट का शेयर भी शामिल है और इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी शामिल है, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी हमने फेयर मार्केट वैल्यू पे लिया। तो केस 1 गुडविल की कैलकुलेशन में क्या हो सकता है कि हम एनसीआई किस पे लें? फेयर मार्केट वैल्यू पे। केस 2 ये हो सकता है क्वेश्चन में, इसके बारे में आपने कॉशियस रहना है कि एनसीआई एज शेयर ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितने आए थे? 1,20,000। अब एनसीआई जो हमने कैलकुलेट करना है, अगर हम वो फेयर मार्केट वैल्यू पे, क्वेश्चन में वो बता रहा है कि एनसीआई की फेयर मार्केट वैल्यू ये है, तो फिर गुडविल की जो कैलकुलेशन होगी तो जो गुडविल का आंसर है वो ओवरऑल टोटल गुडविल है। दूसरा केस क्या है कि एनसीआई जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर आप एनसीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर ऑफ नेट एसेट्स। अब इसमें फिर कंसीडरेशन आप वही ले लेंगे जो कैलकुलेट कैसे होगी? कैश प्लस पेरेंट्स शेयर्स ऑफ पेरेंट्स के शेयर जो है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन जब आप एनसीआई लेंगे तो जो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की होगी उसका 40% ले लेंगे, परसेंटेज शेयर ऑफ एनसीआई इन नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। अब नेट एसेट जब आपने एनसीआई को एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ नेट एसेट्स ले लिया तो इसका मतलब है इसमें गुडविल शामिल नहीं है। कंसीडरेशन में तो गुडविल शामिल है, लेकिन एनसीआई का जो आंसर है इसमें गुडविल शामिल नहीं है। अब ये एक वैल्यू आ गई कंपनी की, उसमें से अगेन वही नेट एसेट एट एक्विजिशन जो इधर माइनस किए थे वही वैल्यू यहां से माइनस करेंगे, तो जो गुडविल आएगी वो सिर्फ पेरेंट का शेयर होगा, क्योंकि कंसीडरेशन में तो गुडविल शामिल थी, इसमें शामिल नहीं थी। अब स्टेप 3 क्या हो गया? गुडविल की कैलकुलेशन। स्टेप 4 में आपने क्या कैलकुलेट करना है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे आएगा? जो स्टेप 3 में आपने एनसीआई लिया है, चाहे आपने केस 1 में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनसीआई ली या आपने केस 2 में एनसीआई लिया एज परसेंटेज शेयर ऑफ एनसीआई यानी कि 40% ऑफ नेट एसेट्स, जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी वही वैल्यू एज इट इज यहां पे आ गई, वैल्यू एट एक्विजिशन। उसमें से फिर आप क्या करेंगे? हमने एक कॉलम बनाया था स्टेप 2 में चेंज का, तो यहां पे हमने क्या कहा था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में चेंज आई 1000 आफ्टर एक्विजिशन, रिटेन्ड अर्निंग में 6000 और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 1000, तो नेट चेंज इसमें कितनी आ गई? इस कॉलम के टोटल की 6000। इस कॉलम का जो चेंज है यानी कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर एक्विजिशन है और जो रिटेन्ड अर्निंग में चेंज आई है आफ्टर एक्विजिशन, उस 6000 में से 40% किसका? नॉन कंट्रोलिंग का। तो 6000 का आप 40% लेंगे, वो 2400 आ जाएगा, वो आप यहां पे ले लेंगे। स्टेप 5 में आप क्या कैलकुलेट करेंगे? जो पेरेंट ने अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में ग्रुप रिजर्व्स शो करनी है, तो उसमें पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग एज इट इज ले लेंगे। अब हमने ऊपर जो स्टेप 2 में बात की थी वो ये थी कि अगर सब्सिडरी सेलर होगी तो प्रॉफिट किसकी रिटेन्ड अर्निंग में शो हो रहा होगा? सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो वहां से हमने माइनस कर दिया। लेकिन अगर पेरेंट सेलर होगी तो प्रॉफिट पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में शो हो रहा होगा, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टेप 2 में ट्रीट नहीं होगा, वो यहां पे ट्रीट होगा। रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे इफ पेरेंट इज सेलर।
और अब एड परसेंटेज शेयर ऑफ पेरेंट चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग। अब चेंज रिटेन्ड अर्निंग में कितनी आई थी 6000 और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना था 1000। तो मैंने आपको पहले बताया कि नेट चेंज रिटेन्ड अर्निंग में कितनी आई थी 5000, उसका 60% किसका है पेरेंट का, वो 3000 आप क्या करेंगे यहां पे आप ऐड कर देंगे 3000। इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगी कि कुछ चीजें पेरेंट में बेची हैं या कुछ चीजें सब्सिडरी में बेची हैं, या खाली सब्सिडरी सेलर होगी या खाली पेरेंट सेलर होगी। अगर सब्सिडरी सेलर थी तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने स्टेप 2 में सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस कर दिया जो एट रिपोर्टिंग डेट थी। अगर पेरेंट सेलर है तो वो स्टेप 5 में अनरियलाइज प्रॉफिट पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करेंगे, और ऊपर जो स्टेप 2 में रिटेन्ड अर्निंग में चेंज आई है उसका 60% यहां पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्रुप रिजर्व्स आ जाएंगे। और आखिरी जो कैलकुलेशन करनी है आपने वो क्या करनी है रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लेक्चर 3 में जो एक चीज़ रह गई थी डिस्कस करने वाली वो थी कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो आप पेरेंट का जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है इनके पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा है उसमें आप ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट इक्विजिशन रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी का कोई एसेट इक्विजिशन के बाद 1000 से रीवैल्यू हुआ है और पेरेंट का शेयर है 60%, तो 60% ऑफ 1600 आप ऐड करेंगे पेरेंट की बुक में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस नज़र आ रहा है, तो आपका टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आ जाएगा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं कि पेपर में क्वेश्चन जो आता है जो नॉर्मली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो सब्सिडरी एक्वायर की गई है वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट हुई सब्सिडरी ने बिजनेस स्टार्ट किया उसी वक्त पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया, तो इन दैट केस जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग होंगी वो ज़ीरो होंगी। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी 1 जनवरी 2007 को इनकॉर्पोरेट हुई, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की और पेरेंट ने 1 जनवरी 2007 को ही उसको एक्वायर कर लिया, तो एक्विजिशन डेट वही है जो सब्सिडरी की इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो चूंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस डेट को उसकी रिटेन्ड अर्निंग ज़ीरो है। अब अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2014 और उस डेट को रिटेन्ड अर्निंग है 40,000, तो जो चेंज आएगी रिटेन्ड अर्निंग में वो 40,000 है। उस 40,000 में से ही पेरेंट का जो शेयर है वो लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो जहन में रखना है, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो इन पे फोकस नहीं करता तो वो रिटेन्ड अर्निंग में कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर एक सब्सिडरी सिंस इनकॉर्पोरेशन एक्वायर हुई है तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग ज़ीरो होंगी। इसी तरह सम टाइम होता है कि पेरेंट 100% शेयर्स एक्वायर कर लेता है सब्सिडरी के, तो फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो ज़ीरो होगा। फिर मिड ईयर इक्विजिशन है तीसरा इशू जो है वो मिड ईयर इक्विजिशन में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया है 30 जून 2007 को, तो एक्विजिशन डेट क्या है 30 जून 2007। अब सब्सिडरी की जो रिटेन्ड अर्निंग है
वो दो तरह से वो दे सकता है, 1 जनवरी 2007 की दे दे या 31 दिसंबर 2007 की दे दे। हमें जो इक्विजिशन पे रिटेन्ड अर्निंग है यानी कि 30 जून 2007 की रिटेन्ड अर्निंग हमें चाहिए। अब अगर आपको 1 जनवरी 2007 की रिटेन्ड अर्निंग सब्सिडरी की दी हुई है तो वो जो भी हैं उसमें आप 6 मंथ का जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे। और अगर आपको 31 दिसंबर की दी हुई है तो आपने वापस जाना है किस पे, 30 जून पे। तो जो भी दी हुई है उसमें से 6 मंथ्स का प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो ये तीन इशू जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। चौथा इशू जो है वो बहुत रेयर है, लेकिन अगेन मैंने उसको डिस्कस कर दिया कि मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जो कंसिडरेशन पे करती है पेरेंट, उसकी पेमेंट का जो मेथड है वो कैश पेमेंट हो सकती है या पेरेंट अपने शेयर इशू कर दे। तो अगर शेयर जो है वो अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो आप अपडेट करेंगे शेयर कैपिटल को भी और शेयर प्रीमियम को भी। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनको एक चीज़ और समझने वाली है कि वीडियो लेक्चर का जो मतलब मकसद होता है वो ये है कि आपको एक चीज़ समझ नहीं आई तो आप वापस जाके दोबारा सुन लें। तो जब तक आप उसको रिपीटेडली एक पॉइंट आपके जहन में क्लियर नहीं होता तो आगे प्रोसीड करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं अगले लेक्चर में जब हम एमसीक्यूज को देखेंगे तो वहां पे इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, अब अगर आपको एमटीक्यू आता है जिसमें आपने कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, सबसे ऊपर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, पेरेंट कंपनी नेम आएगा क्योंकि कंसोलिडेशन किसने करनी है, पेरेंट ने। फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है 31 दिसंबर है, 30 जून है। अब आप सेल की जो फिगर है वो कैसे लेंगे, पेरेंट की सेल लेंगे प्लस सब्सिडरी की सेल, जो भी दोनों की सेपरेट इनकम स्टेटमेंट्स में सेल्स दी हुई हैं उन दोनों को ऐड करेंगे। और जो इंट्रा ग्रुप सेल्स हैं, इंट्रा ग्रुप का मतलब क्या है, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची हैं या सब्सिडरी ने पेरेंट्स को गुड्स सेल की हैं, वो इंट्रा ग्रुप सेल्स हैं, उनको आप माइनस कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे, उनकी सेल वैल्यू। तो सेल की फिगर कैसे आ गई, दोनों की सेल की वैल्यू को ऐड किया। इसमें टाइम अपोर्शनमेंट नहीं है कि मतलब अगर हमने पेरेंट को अगर हमने पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया हुआ है सिंस ईयर्स तो फिर टाइम अपोर्शनमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमने सब्सिडरी को, जैसे हमने ऊपर बात की कि हमने मिड ऑफ द ईयर एक्वायर किया है, तो हमारा जो शेयर सेल का है वो सिर्फ कितने अरसे का है, 6 मंथ का। तो फिर आप क्या करेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी की सेल का 6/12 माइनस इंट्रा ग्रुप सेल। कॉस्ट ऑफ सेल आप कैसे लेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप सेल। जो वैल्यू आपने यहां से माइनस की है सेम वही वैल्यू आप यहां से माइनस करेंगे और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो आप कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे था, मैंने एग्जांपल दी थी कि सब्सिडरी ने या पेरेंट ने 12,000 की गुड्स 14,000 की बेच दी हैं। हम बात करते हैं जी पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची हैं, तो पेरेंट ने प्रॉफिट कितना चार्ज किया है, 2,000। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि 50% गुड्स जो हैं वो अभी भी सब्सिडरी के पास पड़ी हुई हैं, तो इस 2000 का 50% यानी कि 1000 जो है वो क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देंगे। उसकी वजह क्या है, सब्सिडरी के पास जो गुड्स पड़ी हुई हैं वो उसने जिस प्राइस पे परचेज की हैं उस पे उसने अपनी इन्वेंट्री ली हुई है। यानी कि सब्सिडरी ने इन्वेंट्री किस वैल्यू पे ली, 14,000 पे।
जबकि ओरिजिनल कॉस्ट जो थी, जो पेरेंट ने खरीदी थी, वो कितने की थी? 12,000 की। अब इस 14,000 में से 7,000 की गुड्स जो हैं वो स्टिल सब्सिडरी के पास पड़ी हुई हैं, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 6,000। अब ग्रुप अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? दोनों एंटिटीज को एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करते हैं। तो इन्वेंट्री एक्चुअली किस वैल्यू पे आनी चाहिए? 6,000 पे, जबकि सब्सिडरी की बुक्स में वो किस वैल्यू पे शो हो रही है? 7,000 पे। तो जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू कम करेंगे, 7,000 से 6,000 पे लेके आएंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगी। तो अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी। पॉइंट याद रखने वाला ये है कि सब्सिडरी को अगर मिड ऑफ ईयर एक्वायर किया है, 9 मंथ्स हुए हैं, तो 9/12 लेंगे सब्सिडरी के एक्सपेंसेस का। 6 मंथ्स हुए हैं तो 6/12, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट जो आया है, इसमें से पहले स्टेप में आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देखेंगे आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अब ये टोटल फॉर एग्जांपल आ गया 10,000। अब आपने एनसीआई कैलकुलेट किया तो वो 2,000 आया, तो जो पेरेंट को एट्रीब्यूटेबल है वो कितना है? बैलेंसिंग फिगर 8,000। तो इसमें पॉइंट याद रखना है कि नेट प्रॉफिट जो है आया है, ये नेट प्रॉफिट आया है टोटल, यानी कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी का। जबकि एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो शेयर है वो सिर्फ किस में है? सब्सिडरी में। तो एनसीआई कैलकुलेट होगा सब्सिडरी की इनकम स्टेटमेंट की बेस पे। वो ये नहीं करना कि इस 10,000 को अगर पेरेंट का शेयर है 60%, तो 10,000 का 60% और 40% आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो शेयर है वो सिर्फ सब्सिडरी के प्रॉफिट में है। तो सब्सिडरी के प्रॉफिट से हम एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। वो सपोज 2,000 आया है, तो 10,000 में से 8,000 जो है वो किसको एट्रीब्यूटेबल है? पेरेंट को। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेट चेक कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले अगेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पेरेंट कंपनी नेम एज एट। अब अगर मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन हुई है तो हमने सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस को टाइम अपोर्शन करना है। लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट को होती है, एज एट 31 दिसंबर। तो एसेट्स लायबिलिटीज को हमने टाइम अपोर्शन नहीं करना। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले नॉन करंट एसेट लेंगे पेरेंट के, सब्सिडरी के, और उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस आप ऐड कर देंगे, चाहे वो एट एक्विजिशन। और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस कौन सा है? जो अनइनकॉर्पोरेटेड है। जो इनकॉर्पोरेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो ऑलरेडी एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो चुका है। अनइनकॉर्पोरेटेड वो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब एसेट अभी तक डेबिट नहीं हुआ। फिर वर्किंग वन में जो गुडविल आपने कैलकुलेट किया है वो ले लेंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अभी पिछली एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि हम इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करते हैं, रिजल्ट क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, इन्वेंट्री कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल में हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ऐड किया, जबकि इन्वेंट्री की वैल्यू में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे। बैंक पेरेंट प्लस सब्सिडरी का रिसीवेबल। अब हमने ये बात देखी कि पेरेंट सब्सिडरी को चीजें बेच रही है या सब्सिडरी पेरेंट को सेल कर रही है, तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल और पेएबल भी हो सकते हैं। तो वो जो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल हैं वो ट्रांजैक्शन ही हमने कैंसिल कर दी, तो वो माइनस कर देंगे। अगर पेरेंट की बुक्स में कुछ रिसीवेबल ऐसे हैं जो सब्सिडरी से हैं,
या सब्सिडरी की बुक्स में कुछ रिसीवेबल ऐसे हैं जो पेरेंट से रिसीव करने हैं, वो माइनस कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओडी दोनों का ऐड कर देंगे और इंट्रा ग्रुप पेएबल दोनों के ऐड करके उसमें से इंट्रा ग्रुप पेएबल माइनस कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां पे भी आपने कॉशियस रहना है। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका? पेरेंट का। शेयर प्रीमियम सिर्फ किसका? पेरेंट का। रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आपने वर्किंग 6 में कैलकुलेट किया है वो ले लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग जो वर्किंग में कैलकुलेट किया है वो ले लेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो वर्किंग में है वो ले लेंगे एज इट इज। और लोन जो है वो पेरेंट प्लस सब्सिडरी का। तो ये दो जो चीजें हैं, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, ये सिर्फ आपने पेरेंट का जो वैल्यू है वो लेनी है। तो ये कंसोलिडेशन जो है, अगर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, यानी कि पावर है, कंट्रोल है, तो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, ये सारा इशू डिस्कस हो गया। अब अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था तो फिर क्या था? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को जो हम ट्रीट करते हैं उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं इक्विटी मेथड। तो एक तो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आ जाता है कि एसोसिएट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? इक्विटी मेथड। अब इक्विटी मेथड बेसिकली कैसे ट्रीट हो रहा है? IAS 28 requires that equity method of counting be used to incorporate results of the associate into consolidated financial statement। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल जब पोजीशन जब आप बना रहे होंगे तो इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एसोसिएट आर नॉट इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि एसोसिएट के केस में कंसोलिडेट नहीं करते। अंडर द इक्विटी मेथड अ सिंगल एसेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज इंक्लूडेड विद इन नॉन करंट एसेट। तो असल में हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्विटी मेथड अप्लाई करके, वो कैसे क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और ये एक सिंगल वैल्यू जो है वो हम नॉन करंट एसेट के पोर्शन में लेंगे। अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो लेंगे आप, प्लस द पेरेंट शेयर ऑफ एसोसिएट पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट वो ऐड करेंगे, और लेस एनी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। सॉरी, ये गुडविल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है कि जो हमने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू में अगर कोई डिक्लाइन आई है तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करना है और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। इसी तरह प्रॉफिट और लॉस में भी कोई आइटम जो है वो हम कंसोलिडेट नहीं करते। नो आइटम ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ द एसोसिएट आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस। Under the equity method, a single line item share of profit of associate is included above the profit before tax। तो जो भी हमारा शेयर है उस साल का प्रॉफिट का वो हम ले लेंगे। This line item is calculated as investors share of the associates after tax profit or loss। कि जो एसोसिएट है उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो आ रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से हमारा शेयर कितना है वो सिर्फ हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ले लेंगे।